हेलो बच्चों, हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो, हमने ये जाना था भाई पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया। उसका पहला भाग तो आहार नली और दूसरा भाग क्या है, सहायक पाचक ग्रंथियां। तो इससे पहले की जो वीडियो है उसके अंदर अपन आहार नाल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जो आहार नली है उसको 6 भागों में बांट करके अपन ने उसका पूरा जो डिटेल है वो पढ़ लिया है। और आज अपना पाचन तंत्र का दूसरा भाग स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है, सहायक पाचक ग्रंथियां। तो हमें ये पता है कि सहायक पाचक ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर कितनी होती है, 3 होती है। लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, लीवर या यकृत ग्रंथि। देखो होता क्या है कि आहार नली की जो दीवार है उसके अंदर भी पाचक ग्रंथियां पाई जाती है और वो ग्रंथियां भी भोजन के पाचन के लिए रस स्त्रावित करती है, एंजाइम स्त्रावित करती है। लेकिन उन ग्रंथियों के अलावा भी पाचन में जो ग्रंथियां सहायता कर रही है उन्हीं ग्रंथियों को अपन ने क्या बोला, सहायक पाचक ग्रंथियां बोला है। और ये संख्या में कितनी है, 3 है। लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और लीवर या यकृत ग्रंथि। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहली ग्रंथि लेते हैं लार ग्रंथि। तो देखिए लार ग्रंथि क्या करती है। तो लार ग्रंथि जो होती है, जो मुख गुहा होती है उसके अंदर लार रस का स्त्रवण करती है। तो लार रस का कार्य लार ग्रंथि क्या कार्य करती है, लार ग्रंथि मुख गुहा में लार रस स्त्रावित करती है। क्या स्त्रावित करती है, लार रस स्त्रावित करती है। दूसरी बात देखते हैं कि भाई ये लार रस होता क्या है। तो ध्यान देना, जो लार होती है वो सीरमी तरल और चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होती है। जो लार होती है वो क्या होता है, सीरमी तरल और चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होती है। तो अपन ये जाने पहले तो भाई सीरमी तरल क्या होता है और श्लेष्मा क्या होता है, तभी अपन जान पाएंगे ठीक प्रकार से भाई लार होता क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सीरमी तरल की। सीरमी तरल या सीरम भी बोल सकते हैं सीधी भाषा में। तो देखो हमारे शरीर का जो रक्त होता है उसके अंदर से यदि अपन रक्त कणिकाएं निकाल दें तो वो जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मा। ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा है इस प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। तो इस प्लाज्मा में से यदि अपन इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को भी हटा दें तो बचा हुआ भाग क्या रह जाएगा, सीरम या सीरमी तरल। ठीक है। तो ध्यान देना, जब हमारे शरीर के ऊपर चोट लगती है तो उस दौरान क्या होता है कि रक्त का थक्का बनता है। जहां पर चोट लगी है वहां से रक्त गाढ़ा गाढ़ा होता है और उसके बाद में उसी स्थान से रक्त बहना क्या हो जाता, बंद हो जाता। तो वहां पर होता क्या है कि रक्त के प्लाज्मा के अंदर ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ये आपस में जाल बना करके रक्त को बाहर निकलने से रोकता है। लेकिन जब वो रक्त का थक्का बन जाता उसके बाद में भी एक पीला पीला सा द्रव वहां पर निकलता रहता। तो वो पीला पीला सा द्रव क्या है, सीरमी है। वो क्यों भाई, रक्त निकल रहा था पहले तो, ठीक है। जैसे रक्त संपर्क में आया तो क्या होने लग गया कि रक्त का थक्का बनना चालू हो गया। तो पहले तो रक्त कणिकाएं वहीं पर रुकने लग जाती है और उसके बाद में क्या होता है कि जो प्लाज्मा है उसके अंदर से जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो वहां पर जाल बना ही लेता है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी वही रह जाता है। तो वहां जो छोटे छोटे छिद्र बच जाते हैं उसमें से केवल क्या निकल करके आता है, सीरम निकल करके आता है। तो अब सीधी भाषा में ऐसे जान लो
भाई जो रक्त होता है उसके अंदर से रक्त कणिकाएं और फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दे तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता? सीरम कहलाता है। जो रक्त है उसमें से रक्त कणिकाएं और फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दें तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता? सीरम कहलाता है। तो ये तो बात हो गई सीरमी तरल की। इसके बाद में चिपचिपे श्लेष्मा की बात है। तो श्लेष्मा जो होता है चिपचिपा द्रव होता है। जैसे कई बार अपने जुकाम लग जाती है तो नाक से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो वो क्या है? श्लेष्मा ही है। तो जो लार होती है वो सीरमी तरल और इस चिपचिपे श्लेष्मा दोनों का क्या होती है? मिश्रण होती है। अब देखिए जो सीरमी तरल है ये भोजन को गीला करने का कार्य करता है। तो इसका कार्य तो है भोजन को गीला करना। और जो श्लेष्मा होता है कैसा होता है? चिपचिपा होता है। तो ये लुब्रिकेंट का कार्य करता है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है स्नेहक। ठीक है, लुब्रिकेंट या स्नेहक। तो आप ये मान लो भाई ये जो लुब्रिकेंट होता है ये भोजन को क्या करता है? चिकना बनाने का कार्य करता है। लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करके क्या करता है? ये भोजन को चिकना बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग कार्य हो गए। अब अपन लार का ही कार्य देखते हैं पूरा। पहले लार के कार्य। तो देखो लार का पहला कार्य क्या है? भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना। भोजन को चिकना और घुलनशील बनाना। लार का दूसरा जो कार्य होता है वो देखो क्या होता है? मुख गुहा, दांत व जीभ की सफाई करना। सफाई करना। और लार का जो तीसरा कार्य है जिसे अपन मुख्य कार्य भी बोल सकते हैं, मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख गुहा में पाचन शुरू करना। तो देखो दोबारा पूरी बात को, हम क्या पढ़ रहे हैं? लार ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज अपन ने देखी भाई जो लार ग्रंथि होती है वो क्या करती है? मुख गुहा के अंदर लार रस का स्त्रवण करती है। लार क्या होती है? तो लार एक सीरम तरल और चिपचिपे श्लेष्मा का क्या होती है? मिश्रण होती है। ठीक है, फिर अपन ने देखा भाई सीरम क्या होता है? तो सीरम के लिए मैंने क्या बताया आपको कि रक्त में से यदि रक्त कणिकाएं और फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा देवे तो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? सीरम या सीरम तरल कहलाएगा। ठीक है, तो लार जो होती है सीरम तरल और चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होती है। अब सीरमी तरल तो क्या करता है? भोजन को गीला करने का कार्य करता है। और जो श्लेष्मा होता है वो लुब्रिकेंट या स्नेहक के रूप में कार्य करता है और भोजन को क्या करता? चिकना बनाने का कार्य करता, फिसलन भरा बनाने का कार्य करता, ताकि जब उसको निगला जाए तो आसानी से वो क्या हो जाए? निगला जाए, बिना घर्षण के वो निगलने में आ जाए। ठीक है, फिर अपन ने लार के कार्य देखे। तो लार का पहला कार्य क्या देखा अपन ने कि भोजन को चिकना और घुलनशील बनाना। ये लार का पहला कार्य है, क्योंकि जैसे अपन मुख के अंदर, मुख गुहा के अंदर भोजन को ग्रहण करते हैं तो लार ग्रंथियां लार रस स्त्रावित करना चालू कर देती है। और वो जो लार होती है वो भोजन को कैसा कर देती है? चिकना बना देती है और कुछ मात्रा में उसको वहां पर घुलनशील कर देती है। दूसरा कार्य क्या है इसका? मुख गुहा, दांत और जीभ की सफाई करना। देखो भाई सफाई कैसे करती है ये? लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को गलाता है।
जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है उसको क्या करता है, ये गलाता है। ठीक है, तो मुख के अंदर अपन जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी प्रकार का जीवाणु है तो मुख गुहा के अंदर आएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो मुख गुहा है वो क्या हो सकती है, दूषित हो सकती है। तो लार के अंदर ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को गला करके जीवाणु को क्या कर देता, मार देता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, मुख गुहा दांत और जीभ की भी सफाई का करने का कार्य करता है। इसके बाद में तीसरा जो कार्य अपन ने बताया ये इसका मुख्य कार्य भी है। तो ये क्या करता है, भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख गुहा में पाचन शुरू कर देता है। देखो रोटी का छोटा सा टुकड़ा यदि अपन मुख में रख करके उस टुकड़े को बार बार चबाएं तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि रोटी मीठी लगने लग जाती। तो उसका कारण क्या है, देखो रोटी के अंदर क्या होता है कि स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टार्च। और लार के अंदर एक एंजाइम होता है टाइलिन या एमिलेस एंजाइम, टाइलिन या एमिलेस एंजाइम। तो ये टाइलिन या एमिलेस एंजाइम क्या करता है, इस स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किस में बदल देता है, माल्टोज में। और माल्टोज जो होता है अपना जो शक्कर होता है ठीक इसी तरीके का होता है, मीठा होता है इसका स्वाद। तो यदि अपन मुख गुहा के अंदर ही रोटी को रख करके बार बार चबाएं तो उस रोटी में जो स्टार्च है, लार में उपस्थित टाइलिन या एमिलेस एंजाइम उस स्टार्च का पाचन करके उसको माल्टोज में बदल देगा। और माल्टोज मीठा लगता है इसलिए अपने को रोटी क्या लगने लग जाती है, मीठी लगने लग जाती है। तो इसी तरीके से लार का मुख्य कार्य क्या है कि ये भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है उसका मुख गुहा में ही पाचन क्या कर देता, शुरू कर देता। मुख गुहा में ही स्टार्च का पाचन यहाँ पर ये शुरू कर देता है। ठीक है, तो इतनी बातों को तो नोट करो पहले। ठीक, मिटा देवे। क्योंकि अभी तक अपन ने साइड में जो चित्र बना हुआ है एक कटी मुंडी का जो गंजा इंसान है उसके बारे में अभी तक अपन ने कोई बात नहीं करी है। तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। आइए तो देखो भाई, जो लार ग्रंथियां होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली लार ग्रंथि है उसे अपन बोलते हैं कर्णपूर्व लार ग्रंथि। ठीक, दूसरी प्रकार की जो ग्रंथि है उसे अपन बोलते हैं अधो जंब लार ग्रंथि। और तीसरी प्रकार की जो ग्रंथि है वो है अधोजिह्वा लार ग्रंथि। अधोजिह्वा लार ग्रंथि। तो देखते हैं तीनों को उस स्थिति में। मुख गुहा के अंदर यहां पर क्या है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। तो उनको 3 भागों में बांट दिया अपन ने, 3 जोड़ी 3 भागों में, कर्णपूर्व लार ग्रंथि, अधोजंब लार ग्रंथि और अधोजिह्वा लार ग्रंथि। तो देखो ये लार ग्रंथि है, ये कर्ण से पहले स्थित है तो इसे बोला जाता है कर्णपूर्व लार ग्रंथि। इसको क्या बोला जाता है, कर्णपूर्व लार ग्रंथि। ठीक है, ये जो ग्रंथि है जीभ के नीचे स्थित होती है इसलिए इसे बोला जाता है अधोजिह्वा। अधोजिह्वा लार ग्रंथि। ठीक है, यहां पर एक ग्रंथि और है, इसे अपन बोलते हैं अधोजंब लार ग्रंथि। अधोजंब लार ग्रंथि। ठीक है,
देखो जो अधोजंब लार ग्रंथि है इसका एक नाम और है अवचिंबुकीय या अवचिंबुकी भी बोल सकते हैं लार ग्रंथि, अवचिंबुकीय लार ग्रंथि। ठीक है, अब तीनों के बारे में अपन देखते हैं। तो देखिए कर्णपुरु ग्रंथि आपको पता है कि कान से पहले पाई जाती है। कान से पहले का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर क्या होता है, ये लार ग्रंथि पाई जाती है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं भाई ये कहाँ पाई जाती है, गाल के अंदर पाई जाती है। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो कर्णपुरु ग्रंथि होती है ये केवल सीरमी तरल का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? सीरमी तरल का ये स्त्रवण करती है। ठीक है। तीसरी जो आपकी ग्रंथि है लार ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि है ये वाली। तो यहाँ पर जीभ के नीचे, जो जीभ है उसके नीचे यहाँ पर ये ग्रंथि क्या होती है, पाई जाती है। और ये श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? श्लेष्मा का स्त्रवण करती है ये केवल। अब बीच वाली ग्रंथि की बात करते हैं। तो देखो अधोजंब, देखो जंब वाला हिस्सा वो है जहां पर दोनों जबाड़े आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इन दोनों जबाड़ों के जहां पर ये दोनों जुड़ रहे हैं उसके जस्ट नीचे की ओर यहाँ पर क्या है, लार ग्रंथियां पाई जाती है। एक इधर है एक इधर है, क्योंकि प्रत्येक ग्रंथि कितनी है, एक जोड़ी होती है, यानी कि संख्या में 2 है। जैसे यहाँ पर दोनों तरफ है, यहाँ पर दोनों तरफ है, और यह नंबर है दोनों तरफ। ठीक है। तो ये जो अधोजंब लार ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है, जहां पर दोनों जबड़े आपस में जुड़ते हैं ना, उनके नीचे, उस जॉइंट वाले स्थान के नीचे ये ग्रंथि पाई जाती है। अब देखो ये जो ग्रंथि है ये सीरमी तरल व श्लेष्मा दोनों का स्त्रवण करती है। दोनों का क्या करती है? स्त्रवण करती है। ध्यान देना, कर्णपूर्व ग्रंथि केवल सीरमी तरल स्त्रावित कर रही है और अधोजंब जीवा केवल श्लेष्मा का स्त्रवण कर रही है। लेकिन ये बीच वाली जो लार ग्रंथि है ये दोनों का ही स्त्रवण कर रही है, इसलिए इसे अपन क्या बोल सकते हैं, मिश्रित लार ग्रंथि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित लार ग्रंथि, यानी कि ऐसी लार ग्रंथि जो कि सीरमी तरल और श्लेष्मा दोनों का ही क्या करती हो, स्त्रवण करती हो। ठीक है। तो ये लार के जो प्रकार है वो भी आपके सामने आ गए हैं और उनका जो चित्र है वो भी आपके सामने आ गया है। आप चाहे तो चित्र का नाम यहां पर दे सकते हैं लार ग्रंथियां। तो इनको भी नोट कर लो। अब तब दूसरी सहायक पाचक ग्रंथि लेते हैं अपन, जिसका नाम क्या है, अग्नाशय ग्रंथि। तो देखो चित्र में अपन दिखा रखे हैं, यहां तो आमाशय होता है और ये छोटी आंत्र का भाग निकला हुआ रहता है। छोटी आंत्र का ये जो पहला भाग है इसे अपन क्या नाम दे रखे हैं, ग्रहणी नाम दे रखे हैं। तो ये ऊपर तो आमाशय है और नीचे ग्रहणी है। इन दोनों के बीच में यहां पर ये जो ग्रंथि स्थित है इसे अपन बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। और ये अग्नाशय ग्रंथि से जो नली निकलेगी इसे अपन क्या बोलते हैं, अग्नाशयी वाहिनी। अग्नाशयी वाहिनी। ठीक है। अब देखो यदि अपन अग्नाशय ग्रंथि की स्थिति की बात करें तो ऊपर तो आमाशय होता है और नीचे की तरफ इसके क्या होता है, ग्रहणी होता है। इसके अलावा एक अंग और होता है, ये जो आमाशय इसके पीछे की ओर एक अंग पाया जाता है, उस अंग को अपन बोलते हैं तिल्ली। क्या बोला जाता है, तिल्ली। अंग्रेजी में इसको फ्लीहा भी बोलते हैं। क्या बोला जाता, फ्लीहा। तो ये जो अंग है वैसे क्या है, हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। जो रोगाणु होते हैं उनको मारने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तिल्ली या प्लीहा जो होता है आमाशय के पिछली ओर होता है, थोड़ा नीचे होता है। तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है उसके पीछे की ओर, मान लो हल्का उसके पीछे ओर होता है।
तो अपन ऐसा कह सकते हैं भाई जो अग्नाशय ग्रंथि है वो प्लीहा, आमाशय और ग्रहणी से घिरी हुई रहती है। भाई ऊपर तो आमाशय, नीचे ग्रहणी और उधर पीछे की ओर कौन सा अंग होता है, तिल्ली या प्लीहा होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं भाई जो अग्नाशय ग्रंथि है वो तिल्ली, आमाशय और ग्रहणी के द्वारा क्या होती है, घिरी हुई रहती है। तो यहां पर ये बात लिख सकते हैं, आमाशय और ग्रहणी के द्वारा घिरी रहती है। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो अग्नाशय ग्रंथि है यू आकार की होती है। अब यू तो आपको दिख रहा नहीं है, कुछ इस तरीके की होती है। तो ये जो यू है आड़ा यू मान लो आप, तो उस तरीके की इसकी क्या होती है, आकृति होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है साहब 6 से 8 इंच। अग्नाशय ग्रंथि की लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 इंच इसकी लंबाई होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है अपने। पहली बात अपन ने क्या बताया भाई जो अग्नाशय ग्रंथि है वो तिल्ली या प्लीहा, आमाशय ग्रहणी के द्वारा घिरी हुई रहती है। दूसरी बात अपन ने बताया भाई ये यू आकार की होती है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 इंच इसकी लंबाई होती है। ठीक है। अब देखो यहां पर एक नया शब्द आपको सुनने को मिलेगा, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। ठीक है। तो अपन ये बोलते हैं भाई अग्नाशय ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। तो अपन ये जान ले भाई मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, पहले ये तो देख लें अपन। तो ध्यान दो, हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं एवं कोशिकाओं का ऐसा कोई सा भी समूह जो विशेष प्रकार के पदार्थ स्त्रावित करता है उन्हें अपन बोलते हैं ग्रंथियां। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं या कोशिकाओं का कोई सा भी समूह जो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्त्रावित करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रंथियां बोलते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है साहब अंतः स्त्रावी ग्रंथि, अंतः स्त्रावी ग्रंथियां। ठीक है। और दूसरी होती है बहि स्त्रावी ग्रंथियां। दूसरी ग्रंथियां कौन सी होती है, बहि स्त्रावी ग्रंथियां। अंतः स्त्रावी ग्रंथियों को अपन नलिका विहीन ग्रंथियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, नलिका विहीन ग्रंथियां बोलते हैं। और बहि स्त्रावी ग्रंथियों को अपन क्या बोलते हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, नलिका युक्त ग्रंथियां बोलते हैं। तो ध्यान देना, बहि स्त्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती है जो अपने द्वारा स्त्रावित होने वाले पदार्थों को किसी नलिका के द्वारा निर्धारित स्थान तक पहुंचाए। जैसे यकृत पितरस बनाता है ना, तो उस पितरस को एक नलिका के द्वारा यह निर्धारित स्थान ग्रहणी तक पहुंचाता है। तो यकृत कौन सी ग्रंथि मानी जाएगी, बहि स्त्रावी ग्रंथि बोली जाएगी। तो चूंकि इनके पास में नलियां होती है और नलियों के द्वारा ये क्या करती है, जो पदार्थ बनाती है उसको विशिष्ट स्थान तक पहुंचाती है, इसलिए इनको नलिका युक्त ग्रंथियां भी बोला जाता है। ठीक है। सामान्यतः ये जो बहि स्त्रावी ग्रंथियां जो रासायनिक पदार्थ स्त्रावित करती है ना, उनको एंजाइम बोलते हैं। लेकिन हमेशा एंजाइम हो जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि बहि स्त्रावी ग्रंथियां जो पदार्थ स्त्रावित करती है उन्हें क्या बोला जाता है, एंजाइम बोला जाता है। ठीक है। दूसरी प्रकार की ग्रंथियां अंतः स्त्रावी ग्रंथियां। तो अंतः स्त्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती है जो अपने द्वारा स्त्रावित होने वाला जो रासायनिक पदार्थ उसको रक्त में डालती है। क्यों, इनके पास में खुद के पास में नलियां नहीं होती है, तो ये उनको क्या करती है, रक्त में डालती है। और वहां से वो पदार्थ रक्त के द्वारा संचरित होता हुआ लक्ष्य ऊतक तक या अंग तक पहुंचता है, या जहां पर उसको पहुंचना होता है वहां पर वो पहुंचता है। तो चूंकि इनके पास में नलियां नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नलिका विहीन ग्रंथियां बोला जाता है। तो अंतः स्त्रावी ग्रंथि और बहि स्त्रावी ग्रंथि क्या होती है, यह बात अपने समझ में आ गई। अब देखो, ऐसी कोई ग्रंथि हो जो अंतः स्त्रावी भी हो और बहि स्त्रावी भी हो, तो ऐसी ग्रंथि को अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो अग्नाशय भी एक प्रकार की क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। यानी कि इसका कुछ भाग तो अंतः स्त्रावी ग्रंथि के समान कार्य करेगा
और कुछ भाग बहिस्त्रावी ग्रंथि के समान क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, तो अपन ये जानते हैं भाई अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो एक प्रकार की क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। अच्छा एक बात और कि जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो पदार्थ स्त्रावित करती है ना, उनको अपन सामान्यतः हार्मोन बोलते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो पदार्थ स्त्रावित करती है उनको सामान्यतः क्या बोला जाता है, हार्मोन बोला जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है साहब, मिश्रित ग्रंथि है। तो इस ग्रंथि में दो भाग होंगे, एक तो होगा अंतःस्त्रावी भाग और दूसरा जो भाग है वो होगा कौन सा होगा, बहिस्त्रावी भाग। ठीक है, तो देखो अंतःस्त्रावी भाग क्या करता है, हार्मोन स्त्रावित करता है। ये दो प्रकार के हार्मोन स्त्रावित करता है, एक तो स्त्रावित करता है ये इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। और दूसरा हार्मोन स्त्रावित करता है ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। तो ये दोनों जो हार्मोन है ये मिलकर के क्या करते हैं, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, रक्त के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। रक्त में इंसुलिन ज्यादा हो जाता है तो रक्त के अंदर जो शर्करा की मात्रा है वो कम हो जाती है। ठीक है, और यदि मान लीजिए ग्लूकागोन हार्मोन ज्यादा हो गया है रक्त के अंदर तो जो शर्करा की मात्रा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों जो हार्मोन है ये मिलकर के क्या करते हैं, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, दूसरा भाग है इसका बहिस्त्रावी भाग। तो इसका बहिस्त्रावी भाग क्या करता है, अग्नाशयी रस बनाता है। और इस अग्नाशयी रस के अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के पाचन में सहायता करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, के पाचन में सहायता करने वाले क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही कहा था कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ स्त्रावित होते हैं उनको तो सामान्यतः अपन हार्मोन बोलते हैं, और बहिस्त्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ स्त्रावित होते हैं उनको सामान्यतः अपन क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। तो इसका जो बहिस्त्रावी भाग है वो क्या करता है, अग्नाशय रस स्त्रावित करता है, और इस अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन के लिए क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये जो अग्नाशयी वाहिनी है इसके द्वारा अग्नाशयी रस है उसी का ही संचरण होता है। आप कहो साहब ये इंसुलिन और ग्लूकागोन तो ये इसके द्वारा नहीं जाते हैं। इस अग्नाशय ग्रंथि में रक्तवाहिनियां भी आती है, बहुत सारी रक्तवाहिनी आती है। तो जो हार्मोन बनता है वो सीधा रक्तवाहिनियों में छोड़ा जाता है और वहां से वो क्या करता है, लक्ष्य स्थान तक पहुंच करके अपनी क्रिया का निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि आपकी हो गई कंप्लीट, इसको भी नोट कर लेवे। अब हम तीसरी सहायक पाचक ग्रंथि लेते हैं, यकृत या लीवर। तो देखो यकृत या लीवर जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी यकृत होता है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत होता है। देखो अपन ने दो प्रकार की ग्रंथियां पढ़ी है, एक तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि और दूसरी बहिस्त्रावी ग्रंथि। तो बहिस्त्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि तो है यकृत, और अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि। लेकिन बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों की बात करें तो उन दोनों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होगी वो कौन सी होगी, यकृत या लीवर ग्रंथि होगी। तो ये शरीर की सबसे बड़ी क्या है, पाचक ग्रंथि होती है। पाई कहां पर जाती है ये, तो ये उदर गुहा में
तनुपट के नीचे दाईं ओर स्थित होती है। कहां स्थित होती है? दाईं ओर। मतलब जो यकृत ग्रंथि है वो उदर गुहा में तनुपट के नीचे इस दाईं ओर वाले हिस्से की तरफ क्या होती है? स्थित होती है। ठीक है। दूसरी बात है कि ये त्रिकोणीय होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है, त्रिकोणाकार भी आप बोल सकते हैं। तो ये यकृत ग्रंथि है, लगभग आपको कैसी नजर आ रही है? त्रिकोणाकार नजर आ रही है। ठीक है। तो दाईं तरफ इसका वजन ज्यादा होता है और बाईं तरफ इसका वजन क्या होता है? कम होता है। ये दायां भाग है और ये बायां भाग है, तो दाईं तरफ इसका वजन क्या होता है? ज्यादा होता है। अब जब अपन यकृत को सामने से देखते हैं तो इसके अंदर अपने को क्या होता है कि दो पालियां नजर आती हैं। कितनी पालियां नजर आती है? दो पालियां। तो देखो, एक पाली तो ये है यहां से, तो इसे तो अपन बोलते हैं दाईं पाली। ठीक है। और ये वाली जो पाली है इसे बोला जाता है बाईं पाली। अब आप देख सकते हो दोनों में से कौन सी पाली बड़ी है? तो दाईं पाली बड़ी है। तो ऐसा तो अपन जब सामने से देखते हैं ना, तब ये दो पालियां अपने को क्या होती है? नजर आती है। लेकिन इसका अग्र सिर अपन देखें तो इसके अंदर दो पालियां और नजर आने लग जाती है। लेकिन सामने से देखने पर इसमें कितनी पालियां नजर आएगी? दो पालियां नजर आएगी। एक तो दाईं पाली और दूसरी बाईं पाली। दाईं पाली क्या होती है? बड़ी होती है, और बाईं पाली क्या होती है? थोड़ी छोटी होती है। अब देखो, ये जो दोनों पालियां हैं, इन दोनों पालियों के अंदर कम से कम 1,00,000 षष्टकोणीय छोटी यकृत पालिकाएं पाई जाती हैं। दोनों पालियों के अंदर मिलाकर के क्या होता है कि लगभग 1,00,000 षष्टकोणीय छोटी यकृत पालिकाएं क्या होती पाई जाती हैं। देखो, यकृत को मोटे रूप से अपन ने दो पालियों में बांट लिया। अब ये जो पालियां हैं ना, इसके अंदर भी और पालियां हैं। तो दोनों पालियों में मिलाकर के वो जो अंदर वाली जो छोटी पालियां हैं उनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 1,00,000 होती है। और वो पालियां कैसी होती है? षष्टकोणीय होती है। ठीक है। यानी कि उनके अंदर क्या होता है? 6 कोण बने हुए होते हैं। अब देखो, ये भी पालियां हैं और इनके अंदर भी पालियां हैं। तो दोनों पालियों को अलग अलग पहचानने के लिए वो जो छोटी वाली पाली है उसको क्या नाम दे दिया गया है? यकृत पालिकाएं नाम दे दिया गया है। इनको तो सीधे आप पाली बोलोगे, और इनके अंदर जो पालियां पाई जाएगी उनको क्या बोला जाएगा? यकृत पालिकाएं बोला जाएगा। ठीक है। तो देखो, ये जो यकृत पालिका है, ये यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? क्रियात्मक इकाई होती है। अब देखो, मेरी बात सुनो, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का क्या मतलब होता है? तो सुनना ध्यान से। मान लीजिए आपके परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 5। ठीक है। तो आपका जो परिवार है उसका निर्माण उन 5 सदस्यों से हुआ है। तो आपका जो परिवार बना है वो 5 सदस्यों से बना हुआ, तो प्रत्येक सदस्य क्या हो जाएगा? उस परिवार की संरचनात्मक इकाई हो जाएगा। यानी कि वो सदस्य ही आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं? परिवार का निर्माण कर रहे हैं। अब प्रत्येक सदस्य परिवार में अलग अलग कार्य कर रहा है। कोई खाना बना रहा है, कोई कमा करके ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से सबके कार्य अलग अलग है। लेकिन पूरे परिवार का कार्य अपन देखेंगे तो सबका मिलाकर के क्या हो जाएगा? वो कार्य आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो संरचनात्मक इकाइयां अलग अलग कार्य कर रही है वो सब मिलकर के क्या हो जाएगा? पूरे परिवार का कार्य हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर क्या है कि जो यकृत पालिकाएं हैं वो संरचनात्मक इकाई है। यानी कि जो पूरा यकृत है वो इन्हीं इकाइयों के आपस में जुड़ने से बना है। दूसरी बात है क्रियात्मक इकाई है। यानी कि यकृत में जो भी कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा संपादित हो रहा है? यकृत पालिकाओं के द्वारा संपादित हो रहा है। ठीक है। अब देखो, यहां पर मैंने एक यकृत पालिका जो है उसका चित्र बनाया है। तो यहां पर 6 कोण दिख जाएंगे आपको, 1 2 3 4 5 और ये 6।
तो ये जो हिस्सा होता है इसको अपन बोलते हैं यकृत निवाहिका त्रिक। तो इसके अंदर क्या है कि 3 नलिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक यकृत निवाहिका त्रिक में क्या होती है, 3 नलिकाएं होती है। इस तरीके से प्रत्येक में क्या होती है, 3-3 नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक तो इसमें क्या है कि धमनी की शिरा होती है, धमनी की शाखा होती है, एक शिरा की शाखा होती है, और एक यहां पर होती है यकृत वाहिनी। क्या होती है, एक यकृत वाहिनी। तो देखो जो यकृत पालिकाएं होती है वो किसका निर्माण करती है, पितरस का निर्माण करती है। वास्तव में यकृत पालिकाएं भी छोटी छोटी यकृत कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। तो देखो ये है साहब यकृत कोशिका, ठीक है, जो किस में मौजूद है, यकृत पालिका के अंदर मौजूद है। तो ये यकृत पालिका जो होती है पितरस का निर्माण करती है, और यकृत पालिका किसकी बनी हुई, यकृत कोशिका की बनी हुई है। तो सीधी सी बात है ये यकृत कोशिकाएं क्या कर रही है, पितरस का निर्माण कर रही है। अब ये यकृत कोशिका पितरस बनाएगी तो उसको क्या होता है, अंतर पिंडकीय यकृत वाहिनी होती है, उस पितरस को लेकर के आती है यकृत वाहिनी में। कहां लेकर के आती है, यकृत वाहिनी में। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे यहां पर अपन ने एक यकृत वाहिनी दिखा रखी है, तो इस वाली पाली के अंदर भी बहुत सारी यकृत वाहिनियां होगी, जितनी भी पालियां होगी उन सबकी बहुत सारी यकृत वाहिनियां होगी, और इसके अंदर भी बहुत सारी क्या होगी, यकृत वाहिनियां होगी। तो इधर वाली सारी यकृत वाहिनियां आपस में जुड़ करके एक वाहिनी बनाती है जिसे अपन बोलते हैं सह यकृत वाहिनी। ठीक इसी प्रकार इधर वाली पाली के अंदर भी जो सारी यकृत वाहिनियां वो आपस में मिलकर के क्या करती है, एक नली बनाती है जिसे अपन बोलते हैं सह यकृत वाहिनी। तो इसके बाद में जो पितरस है वो किसके अंदर आ जाता है, सह यकृत वाहिनी के अंदर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 नलियां नजर आ रही है, अंतरपिंडकीय यकृत वाहिनी और सह यकृत वाहिनी। इन तीनों को मिलाकर के अपन बोल सकते हैं यकृत वाहिनी उपतंत्र। इन तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, यकृत वाहिनी उपतंत्र। तो देखो एक सह यकृत वाहिनी तो इस पाली से आएगी और एक सह यकृत वाहिनी इस पाली से आएगी। तो दोनों जो सह यकृत वाहिनियां हैं वो आपस में मिलकर के क्या करती, पित्त वाहिनी का निर्माण करती है, और ये पित्त वाहिनी आगे चल करके किस में खुलती है, पित्ताशय में खुलती है। किस में खुलती है, पित्ताशय में खुलती है, और पित्ताशय से ही वापस जो पित्त वाहिनी है वो निकलती है, और निकल करके आगे ये यहाँ पर आमाशय बनाया है, तो आमाशय के पीछे से होते हुए निकलते हुए ये क्या करती है, इधर से जो अग्नाशयी वाहिनी आती है उसके साथ में जुड़ करके ये क्या कर लेती है, सहपित्त वाहिनी बनाती है। और सहपित्त वाहिनी कहाँ खुलती है, छोटी आंत्र का जो ग्रहणी वाला भाग है उसके अंदर आकर के क्या होता है, खुलता है। किसके अंदर आकर के खुलता है, छोटी आंत्र का जो ग्रहणी वाला भाग है उसके अंदर आकर के ये खुलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बना हुआ यकृत में बना हुआ पितरस भी, और इधर से अग्नाशय ग्रंथि के अंदर बना हुआ जो अग्नाशय रस है, दोनों ही आकर के कहाँ मिलते हैं, ग्रहणी के अंदर आकर के मिल जाते हैं। तो ध्यान दो, दोबारा क्या क्या बात जानी है अपन ने। पहली चीज मैंने ये बताया आपको कि यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये उदर गुहा में तनुपट के नीचे थोड़ा सा दाईं ओर स्थित होता है। इसकी आकृति त्रिकोणीय होती है, तो त्रिकोणीय होने के कारण इसका जो वजन होता है वो भी किस ओर होता है, दाईं ओर होता है। ठीक है, अब सामने से देखने पर इसके अंदर कितनी पालियां दिखाई देती है, 2 पालियां दिखाई देती है। एक तो बाईं पाली दिखाई देती है और एक दाईं पाली दिखाई देती है। तो दाईं पाली क्या होती है, ज्यादा बड़ी होती है, और बाईं पाली थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, फिर आगे हमने कहा कि ये जो पूरा यकृत है जिसमें दाईं पाली और बाईं पाली दोनों पालियां हैं,
इस पूरे यकृत में 1,00,000 षष्ठकोणीय छोटी यकृत पालिकाएं होती है, यानी कि इन पालियों के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी पालियां पाई जाती है जो कैसी होती है, षष्ठकोणीय होती है। और उन पालियों को क्या नाम दिया है अपन ने, यकृत पालिकाएं नाम दिया है। तो ये यकृत पालिकाएं जो होती है यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और ये पालिकाएं क्या करती है, पितरस का निर्माण करती है। मतलब यकृत क्या करता है, पितरस का निर्माण करता है। तो वास्तव में पितरस का निर्माण कौन कर रहा है, इन यकृत पालिकाओं के अंदर जो यकृत कोशिकाएं हैं वो क्या कर रही है, पितरस का निर्माण कर रही है। तो जैसे मान लीजिए कोई यकृत कोशिका जो पितरस बना रही है, तो उस पितरस को पहले अंतरपिंडकीय यकृत वाहिनी क्या करती है, लेकर के आती है। भाई ये जो कोशिकाएं इनके बीच बीच में क्या होती है, जो अंतरपिंडकीय वाहिनियां हैं वो पाई जाती है। तो इन कोशिकाओं में जो भी पितरस बनेगा उनको ये आगे पहुंचाएगी। अब आगे किसके पास में पहुंचाएगी, ये यकृत वाहिनी के पास में पहुंचाएगी। तो यहाँ पर ये यकृत वाहिनी इसके पास में पहुंच जाएगा पितरस। यहां से ये जो पितरस है वो कहां जाएगा, सह यकृत वाहिनी में जाएगा। तो वास्तव में होता क्या है कि इस पाली के अंदर जितनी भी यकृत वाहिनियां वो सब आपस में मिलकर के एक सह यकृत वाहिनी बनाती है। ठीक इसी प्रकार इस पाली के अंदर भी जितनी भी यकृत वाहिनियां हैं वो सब मिलकर के भी क्या करती है, सह यकृत वाहिनी बनाती है। और ये दोनों सह यकृत वाहिनियां आपस में आगे जुड़ करके क्या करती है, पित्तवाहिनी का निर्माण करती है। और पित्तवाहिनी किसमें जाकर के खुलता है, पित्ताशय में खुलता है। और इस पित्ताशय के अंदर जो पित्तरस होता है उसका संचय किया जाता है। ठीक है, और यहीं से वापस पित्तवाहिनी ही निकलती है। और ये पित्तवाहिनी आगे चल करके अग्नाशयी वाहिनी से मिलकर के क्या करती है, सह पित्तवाहिनी बनाती है। तो दोनों के ही रस, इधर से अग्नाशयी रस और इधर से पित्तरस, दोनों कहाँ खुलते हैं, आकर के छोटी आंत्र के ग्रहणी वाले भाग में मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात देखो, हमने देख लिया भाई जो पित्ताशय होता है वो क्या करता है, पितरस का संचयन करता। कोई पूछ ले भाई पित्ताशय कहाँ पाया जाता, तो आप ये बता दो भाई ये यकृत की दाईं पाली के नीचे पाया जाता। कहाँ पाया जाता, ये यकृत की दाईं पाली के नीचे पित्ताशय पाया जाता। तो आपकी किताब में सीधा ऐसे दिया हुआ है कि जो यकृत होता है वो पितरस बनाता, और ये पितरस क्या होता है, यकृत वाहिनी उपतंत्र और पित्तवाहिनी के द्वारा पहुंचता है साहब पित्ताशय में, और पित्ताशय से वापस पित्तवाहिनी ही इसको क्या करती है, आगे लेकर के जाती है। तो आपकी किताब में सीधा ये लिखा हुआ है कि जो यकृत है वो पितरस बनाता है। पितरस यकृत वाहिनी उपतंत्र और पित्तवाहिनी के द्वारा पित्ताशय में चला जाता है, और वहां पर इसको क्या करा जाता है, संचित रखा जाता है। ठीक है, बाकी आप ये जानते हो कि यकृत वाहिनी उपतंत्र किसके लिए काम में लिया गया है, यहाँ पर अंतरपिंडकीय यकृत वाहिनी और सह यकृत वाहिनी, इन तीनों को मिलाकर के ये क्या करा, यकृत वाहिनी उपतंत्र शब्द काम में ले रहा। तो इन तीनों तनलियों को क्या बोल सकते हैं, यकृत वाहिनी उपतंत्र। तो इस तरीके से आपका जो तीसरी सहायक पाचक ग्रंथि है वो भी पूरी होती है। इसके अंदर पितरस बना है, पितरस के अंदर कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी भोजन के पाचन के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इससे अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा पाचन की क्रियाविधि। तो उस पाचन की क्रियाविधि में अपन ये जानेंगे भाई मुख गुहा के अंदर तो भोजन का पाचन किस तरीके से होता है, छोटी आंत्र के अंदर जो ग्रहणी वाला भाग है वहां पर भोजन का पाचन किस तरीके से होता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में जो बड़ी आंत्र के अंदर भी भोजन का पाचन होता है। तो इन चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे, अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको नोट कर लो।